अगला क्वेश्चन हमारा है सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है। यानी सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन जो हमारा है शब्द हिंदी का ही क्या है पर्याय है और इसका मतलब होता है सार्वभौमिकरण। कुछ विद्वान जो है सार्वभौमिकरण शब्द के स्थान पर सार्वजनिकरण का भी जो है प्रयोग करने लगे हैं और कुछ विद्वान सार्वभौमिकरण शब्द के स्थान पर सार्वजनिकरण का भी जो है प्रयोग करते हैं। तो अगर पेपर में आपके सार्वजनिकरण भी आ जाए तो भी आप समझिएगा कि सार्वभौमिकरण के बारे में जो है पूछा है। और कुछ विद्वान जो है इसको क्या कहते हैं लोकव्यापीकरण भी जो है कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता कुशल गणतंत्र सफल नागरिकता सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए महसूस की गई। इसीलिए जो है भारत के संविधान में धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा का जो है प्रावधान जो है किया गया है। तो धारा 45 में हमारे जो क्या है निःशुल्क अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में जो है चर्चा करना है। तो कोठारी आयोग ने इसके संगठन और कार्यों के बारे में जो है निम्नलिखित क्या दिए हैं सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है पहला हमारा सुझाव दिया है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद विद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला जो है प्रमुख साधन है। यानी यह जो अनुसंधान है यह जो है प्रशिक्षण परिषद विद्यालय शिक्षा की जो है उन्नति के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है काम करता है। और इस परिषद को विद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिए राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा परिषद राज्यों के शिक्षा विभागों तथा राज्य शिक्षा संस्थाओं के सहयोग से जो है कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है अपव्यय का अर्थ क्या है। यानी हम लोग को जो है अपव्यय का क्या बताना है अर्थ बताना है कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है। तो अपव्यय जो होता है राज्य तथा अभिभावकों द्वारा शिक्षा पर व्यय किए जाने वाले धन की पूरी तरह से लाभ न उठा पाना हमारा क्या है अपव्यय जो है होता है। यानी कि जो घर के जो है राज्य तथा अभिभावकों द्वारा जो शिक्षा पर हमारे व्यय किए जाने वाले धन का पूरा तरह से क्या होना लाभ जो है न उठा पाना यानी धन का क्या हो जाना व्यर्थ चला जाना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अपव्यय जो है कहते हैं। जब कोई छात्र किसी कारणवश अपनी शिक्षा समाप्त होने से पहले ही जो है बीच में छोड़ देता है तो उसे जो है अपव्यय में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जैसे कोई विद्यार्थी है और उसके घर में जो है जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई और उसने जो है पूरी फीस क्या कर दी है जमा कर दी है लेकिन वो बीच में जो अपनी शिक्षा को क्या करता है छोड़ देता है यानी कि जो है क्या करता है बंद कर देता है तो उसकी पूरी फीस क्या हो गई यानी अपव्यय उसकी पूरी फीस को कहा जाएगा। यानी कि उसकी पूरी फीस जो है बर्बाद हो गई और उसका कोई क्या उसे परिणाम भी जो है नहीं मिला तो उसे जो है अपव्यय में क्या किया जाता है सम्मिलित किया जाता है। तो हर्टांग समिति के अनुसार जो है अपव्यय से हमारा तात्पर्य किसी भी स्थिति में शिक्षा पूरी किए बिना ही बालक को विद्यालय से हटा लेने से है। तो इन्होंने क्या बताया कि अपव्यय का तात्पर्य होता है कि कोई बालक जो है अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाया और उसे बीच से ही जो है स्कूल से क्या कर दिया गया हटा दिया गया। तो यही क्या है हमारा अपव्यय का जो है सिद्धांत है। अगला प्रश्न हमारा क्या है अवरोधन का अर्थ क्या है। यानी हम लोग को जो है अवरोधन का अर्थ बताना है। जब कोई बालक जो है एक ही कक्षा में एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण हो जाता है या एक ही कक्षा में एक वर्ष से अधिक रहता है तो उसे हम लोग जो है अवरोधन में जो है सम्मिलित करते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में है वो पास नहीं हो पाया तो फिर वो क्या फिर से फर्स्ट क्लास में चला गया यानी कि 2 से 3 साल अगर एक ही क्लास में रह गया तो क्या होगा वह जो है अवरोध में जो है शामिल होगा। तो इससे क्या होगा अवरोधन में उसको क्या किया जाएगा सम्मिलित जो है किया जाएगा। हर्टांग समिति के अनुसार जो है अवरोधन से हमारा तात्पर्य छोटी कक्षाओं में बालक को एक वर्ष से अधिक रखने से जो है 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक अगर बच्चा जो है हमारा किसी भी कक्षा में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अवरोधन में जो है शामिल किया जाता है। अवरोधन से बालक की क्षमता योग्यता तो व्यय ही होती है साथ ही राष्ट्र के धन का भी क्या होता है दुरुपयोग होता है। इसीलिए जो है लोग क्या करते हैं बच्चों को अक्सर जो है फेल नहीं करना चाहते हैं। अब जो है बच्चे को अक्सर स्कूल वाले चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें जो है किसी भी तरह से क्या कर दिया जाए पास कर दिया जाए उन्हें एक कक्षा में जो है दोबारा से न पढ़ना पड़े। आप लोग जो है ये देखे होंगे
तो वही हमारा क्या है, वो हमारा जो है अवरोधन होता है। इसीलिए अब जो है छोटी मोटी कक्षाओं में बच्चे को जो है ऐसे ही पास कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है बौद्ध शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध, यानी बौद्ध शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होता है उसके बारे में जो है प्रश्न पूछा है। तो गुरु शिष्य के संबंध के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा जो है करेंगे। वैदिक शिक्षा की भांति इस काल में गुरु शिष्य संबंध में वही पवित्रता जो है विद्यमान थी। उन दोनों का जो है संबंध घनिष्ठ, स्नेहपूर्ण व सम था। दोनों के पृथक पृथक कर्तव्य निर्धारित जो है थे, यानी कि शिक्षक का और जो हमारे गुरु का, दोनों का क्या था, अलग अलग जो है कर्तव्य क्या था, निर्धारित था बौद्ध काल में। और गुरु अत्यंत जो है सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था, यानी गुरु जो है बहुत ही क्या रहता था, बौद्ध शिक्षा में बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो अपना जीवन क्या करता था, व्यतीत करते थे। और उनकी आवश्यकताओं की भी क्या होती थी, सीमित होती थी, यानी कि उनकी जो छोटी मोटी आवश्यकताएं थी और वह क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा सीमित होती थी। हेनसांग के लेखों से स्पष्ट होता है कि बिहारों में रहने वाले गुरु अत्यंत क्या थे, उद्भव विद्वान थे, यानी कि वो बहुत ही उद्भव टाइप के क्या थे, विद्वान थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के कर्तव्य जो है निर्धारित थे। उसे जो है सिद्ध विदारक जो है कहा जाता था। गुरु शिक्षा को पुत्र की भांति जो है रखता था, सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता था तथा किसी भी प्रकार का कष्ट जो है नहीं होने देता था। शिष्ट आचार्य के मानसिक कष्टों से जो है परिचित होने पर उनके निवारण की चेष्टा करता था और उनके लिए जो है धार्मिक वार्तालाप तथा इसी प्रकार के अन्य उपायों द्वारा गुरु का मन बहलाकर उनके मानसिक कष्ट को क्या है, दूर करने का जो है प्रयास करता था। तो ये सब हमारे क्या थे, बौद्ध शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच में हमारे क्या थे, संबंध थे। अगला प्रश्न हमारे क्या है, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो वैदिक शिक्षा की बात करें तो हम लोग जो प्रमुख 2 विशेषताओं के बारे में जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहली विशेषता हमारी है शिक्षा में धार्मिक तत्व की प्रधानता, यानी गुरु अपने शिष्य को जो है प्रार्थना करना, वेद मंत्रों का उच्चारण करना और विधिवत तरीके से क्या करता था, बताते थे। और यह धार्मिक शिक्षा छात्रों में दया, सेवा, सहिष्णुता, ममता, आदर आदि नैतिक गुणों का क्या है, विकास करती थी। और दूसरा हमारा है चरित्र निर्माण पर बल। गुरु जो है अपने शिष्य पर क्या करते थे, चरित्र निर्माण पर जो है बहुत ही ज़्यादा बल देते थे। अच्छी आदतों की पुंज ही चरित्र है का निर्माण करने के लिए आदतों का विकास करना जो है आवश्यक है। बालक का भावी जीवन भी आदतों पर ही जो क्या करता है, निर्भर करता है। गुरु अपने शिष्य में जो है निम्नलिखित आदतें जो है डालता था। पहला हमारा है ब्रह्म मुहूर्त पर जागरण, यानी सुबह सुबह उठ के क्या करना, जागरण करना। और हमारा जो है नित्य पूजन करना, यानी डेली क्या करना, भगवान की पूजा करना। और हमारा जो है सर्वदा सत्य बोलना, यानी हमेशा क्या करना, सत्य बोलना। और सादा जीवन व्यतीत करना, यानी सिंपल लाइफ क्या करना, व्यतीत करना। और सबसे प्रेम करना। ये सब क्या थे, वैदिक शिक्षा की जो है प्रमुख विशेषताएं थी।